हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आशीष क्लासेस पर। द हिंदू एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे आज का सेशन। और इस सेशन में आपको पता है कि शाम को 5 बजे हम लोग ये डिस्कस करते हैं द हिंदू, जिसमें हम ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, ट्रांसलेशन सब कुछ एक साथ देखते हैं। एक छोटा सा सेशन होता है 25-30 मिनट का, जो आपको बहुत सारी चीजें नई सिखा देता है। और वैसे अगर आप ट्रांसलेशन का कोई एक्सक्लूसिव बैच ज्वाइन करना चाहें जिसमें हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीख सकें, तो फिर आप एक ट्रांसलेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर काफी सारे वीडियोस अपलोड हो भी चुके हैं और पर डे वैसे आपको एक वीडियो मिल रहा है। रिकॉर्डेड ये बैच है और 1 साल की वैलिडिटी के साथ है। तो बहुत कुछ नई चीजें यहाँ पे सीखने को मिलेगी, बिल्कुल जीरो लेवल से और बहुत एडवांस लेवल तक के वाक्य आपको सीखने को मिलेंगे। सब आज की क्लास में हम जो सीखेंगे, सेम पेज ऑन मॉनेटरी पॉलिसी, द आरबीआई, द गवर्नमेंट, इसको लेकर लिखा गया है। सेम पेज वैसे देखेंगे लिटरल मीनिंग तो सेम पेज का मतलब हो गया समान पृष्ठ, एक ही पृष्ठ। लेकिन यहाँ पे वैसे इसका मतलब जो है कि आप एक ही तरीके से सोच रहे हैं, एक ही धरातल पर हैं, एक ही बेस पर हैं, या फिर इसको कहिए टू बी थिंकिंग इन अ सिमिलर फैशन। तो यहाँ पे आप इसको कहिए कि ये जो आप सोच रहे हैं वो समान तरीके से सोच रहे हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, टू बी थिंकिंग इन सिमिलर फैशन। एक ही तरीके से आप सोच रहे हैं, ये है क्या? सेम पेज। सेम पेज का मतलब क्या है? टू बी थिंकिंग इन सिमिलर फैशन, एक ही तरीके से सोचना। तो ये सब एक ही तरीके से सोच रहे हैं। कौन कौन? एक तो दे रखा है ये आर्टिकल किसको लेकर लिखा गया है, मॉनेटरी पॉलिसी, जो मौद्रिक नीति है उसको लेकर, द आरबीआई और गवर्नमेंट, ये तीनों को लेकर लिखा गया है। मौद्रिक नीति के बारे में डिस्कशन होगा, आरबीआई के बारे में डिस्कशन होगा, गवर्नमेंट के बारे में डिस्कशन होगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि सबके सब एक जैसा ही सोच रहे हैं, या फिर यूं कहिए कि यहाँ समान धरातल है, एक ही बेस पर यहाँ पे हम सब कुछ जो भी हैं, जो भी किरदार हैं, वो सब एक ही धरातल पर हैं। द आरबीआई एंड द गवर्नमेंट आर नाउ अलाइंड ऑन बूस्टिंग ग्रोथ। तो ये दोनों एक ही तरीके से सोच रहे हैं, गवर्नमेंट और आरबीआई। द आरबीआई एंड द गवर्नमेंट, ये दोनों मिलकर हो जाएंगे आपके सब्जेक्ट। ठीक है, इस सब्जेक्ट के लिए वर्ब आपको दे रखी है आर, ये वर्ब है, और ये लिंकिंग वर्ब है क्योंकि आगे आपको एडजेक्टिव दे रखा है, कॉम्प्लीमेंट दे रखा है अलाइंड। ये अलाइंड जो है वो एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट है। नाउ है वो टाइम बताता है, तो इसलिए निश्चित रूप से क्या होगा? एडवर्ब होगा। ऑन बूस्टिंग ग्रोथ, इस आधार पर ये जो है अलाइंड है। बूस्टिंग ग्रोथ मतलब ग्रोथ को बढ़ाने को लेकर, है ना। ये प्रेपोजिशन हो गया आपका। प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट लगेगा, तो ग्रोथ ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये नाउन है, और बूस्टिंग एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो आरबीआई और सरकार, अब आरबीआई से पहले द लगता है, ध्यान रखिएगा। आरबीआई और सरकार जो है वो अब अलाइंड है। अलाइंड है मतलब अग्रीड है। ठीक है, ये अग्री होना अलाइंड कहलाता है, या फिर अकॉर्ड सहमति होना। ठीक है, ये सिनोनिम सेंस के अलाइन के। अलाइंड है एडजेक्टिव है, तो अग्रीड कह दीजिए, अकॉर्डेड कह दीजिए। तो ये दोनों ही सहमत हैं किस बात को लेकर? ग्रोथ को बूस्ट करने को लेकर। बूस्ट क्या होता है? बूस्ट का मतलब इंक्रीज करना होता है, रेज करना होता है। तो इसको आप कहिए इंक्रीज करना, या इसको आप कहेंगे रेज करना, या इसको आप कहेंगे ऑगमेंट करना, बढ़ाना। तो वृद्धि को, ग्रोथ को ऑगमेंट करने को लेकर, इंक्रीज करने को लेकर, रेज करने को लेकर दोनों ही क्या हैं? अलाइंड हैं, सहमत हैं। ठीक है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीज डिसीजन। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मौद्रिक नीति समिति है उनके निर्णय, तो यहाँ पे डिसीजंस जो है वो आपका हो जाएगा नाउन, और ये सब्जेक्ट है वैसे। तो जो डिसीजंस हैं मौद्रिक नीति समिति के, जो कि आरबीआई की समिति है, ऑन फ्राइडे, ये आपका एडवर्ब हो जाएगा क्योंकि ये आपको बता रहा है टाइम, ये शुक्रवार की बात है। शो हो जाएगी इसकी वर्ब, किसकी वर्ब? डिसीजंस की। ये दिखाती है क्या? कि ये आपका कंजंक्शन हो गया। अब जब कंजंक्शन हो गया तो नया क्लोज की अपेक्षा आप रख सकते हैं, तो नया क्लोज आ गया द सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक। ये हो गया आपका सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये दिखाती है कि सेंट्रल बैंक जो है, इज, ये इसकी वर्ब है, इस सेंट्रल बैंक की। नाउ ये आपका एडवर्ब है। मैं कुछ बता देता हूं पहले, पहली स्लाइड में सब कुछ, बाकी हम फिर डिस्कस कर लेंगे। अनइक्विवोकली जो है वो एडवर्ब है। चूजिंग, ये क्रिया हो गई। ग्रोथ, चूजिंग मैन वर्ब है। ग्रोथ है वो नाउन है। इन प्रेपोजिशन है। द डिटर्मिनर है। पेरेनियल एडजेक्टिव है।
ग्रोथ नाउन, इन्फ्लेशन भी नाउन, ट्रेड ऑफ ये वैसे काम करेगा नाउन की तरह ही, ये एक स्थिति होती है, बताऊंगा मैं कैसे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के निर्णय हैं, निर्णय प्लूरल है, इसने फ्राइडे को जो निर्णय लिए गए, ये निर्णय दिखाते हैं कि जो केंद्रीय बैंक है वो अब अनइक्विवोकली क्या होता है, क्लियरली, स्पष्ट रूप से, या आप इसे कह सकते हैं ऑब्वियसली, ये स्पष्ट रूप से चूजिंग कि केंद्रीय बैंक जो है, केंद्रीय बैंक कौन है, आरबीआई की बात ही कर रहा है, आरबीआई अब स्पष्ट रूप से चूज कर रहा है, मतलब चुन रहा है, ग्रोथ को चुन रहा है इन द पेरेनियल ग्रोथ इन्फ्लेशन ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ एक विपरीत प्रकार की जो स्थिति होती है ना, दो विपरीत प्रकार की कंडीशन में जब आप सामंजस्य बनाने का काम करते हैं उसको बोलते हैं ट्रेड ऑफ। तो ट्रेड ऑफ एक प्रकार की स्थिति है, ट्रेड ऑफ क्या है, एक स्थिति है, और इसका मतलब ये होता है कि एक्ट ऑफ बैलेंसिंग बिटवीन टू अपोजिंग सिचुएशंस। तो दो जो विपरीत परिस्थितियां हैं उनमें जो एक्ट ऑफ बैलेंसिंग होता है, संतुलन करने की स्थिति होती है, उसको बोलते हैं ट्रेड ऑफ। तो दो स्थितियां हैं, एक तरफ तो है महंगाई और एक तरफ है वृद्धि, इन दोनों विपरीत परिस्थितियों के बीच में संतुलन करने की स्थिति जो है उसको बोलेंगे ट्रेड ऑफ, ठीक है। और पेरेनियल जो शब्द दे रखा है आपको, इसका मतलब होता है परपेचुअल, इटर्नल, अनएंडिंग, मतलब लगातार। तो इसके लिए सिनोनिम्स लिख लीजिए, इसको बोलते हैं परपेचुअल, या इसे कहते हैं अनएंडिंग, या इसे कहते हैं एवरलास्टिंग, ठीक है। तो ये सब इसके मतलब हैं। तो परपेचुअल, अनएंडिंग, एवरलास्टिंग, ये मतलब हो गया जो लगातार है, जो कभी खत्म नहीं होने वाला है, ये हो गया पेरेनियल। एडजेक्टिव है, क्योंकि एल एंडिंग वर्ड जिनके होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं जनरली। तो क्या कहना चाह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो निर्णय हैं शुक्रवार को, वो दिखाते हैं कि केंद्रीय बैंक जो है अब स्पष्ट रूप से ग्रोथ को चूज कर रहा है। किसमें, जो बहुत लगातार या काफी समय से जो ग्रोथ इन्फ्लेशन का ट्रेड ऑफ चल रहा था, विपरीत स्थितियां हैं कि ग्रोथ और इन्फ्लेशन में से अब महंगाई को, मतलब ये ग्रोथ को चुन रही है स्पष्ट रूप से, ये मतलब है, ठीक है। आगे कह रहा दिस इज द करेक्ट अप्रोच एट दिस टाइम। ये जो है अप्रोच, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, दिस यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। वैसे द करेक्ट अप्रोच में अप्रोच है वो नाउन हो जाएगा, करेक्ट है वो एडजेक्टिव हो जाएगा, द है वो डिटरमिनर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये बिल्कुल सही एक अप्रोच है, सही मतलब आप स्टेप उठा रहे हो। एट दिस टाइम मतलब इस समय, ये पूरी एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है जिसको आप एडवर्ब कहेंगे। तो इस समय ये बिल्कुल सही आपकी अप्रोच है, सही आप कदम उठा रहे हो। द फर्स्ट मेजर डिसीजन वॉज टू कट द रेपो रेट, जो पहला मुख्य निर्णय था, तो द फर्स्ट मेजर डिसीजन जो है ये पूरा मिलकर सब्जेक्ट बना रहा है। इसमें डिसीजन नाउन हो जाएगा, मेजर एडजेक्टिव हो जाएगा, फर्स्ट जो है वो ऑर्डिनल नंबर है, ठीक है, ये भी एडजेक्टिव है वैसे, ऑर्डिनल नंबर है और दे लगना ही था, ऑर्डिनल नंबर आ गया इसलिए। ऑर्डिनल नंबर का मतलब है भाई संख्या बताने वाले और सीक्वेंस बताने वाले, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब ऑर्डिनल नंबर कहलाते हैं। जो पहला जो मुख्य डिसीजन है वॉज, वो ये था। तो डिसीजन की वर्ब क्या है, वॉज है। वो क्या था, टू कट द रेपो रेट, कि रेपो रेट में कटौती की जाए, और कितनी कटौती की जाए, बाई 50 बेसिस पॉइंट्स, 50 बेसिस पॉइंट तक की। ये बाई जो है ये आपको बताता है लिमिट, कि इतने तक की कटौती की जाए, ठीक है, इतने तक की कटौती कर दी जाए। और कहां पहुंच जाएगा कटौती करने के बाद, 5.5% पे पहुंच जाएगा। अगर आप 50 बेसिस पॉइंट कटौती कर दोगे तो पहले 6 हुआ करता था, ये 5.5 तक आ जाएगा, ठीक है। द फर्स्ट मेजर डिसीजन, पहला मेजर डिसीजन क्या था, कटौती करना। किसमें कटौती करना है, रेपो रेट में। कहां तक की, 50 बेसिस पॉइंट्स की, और कहां पहुंच जाएगा, 5.5% तक पहुंच जाएगा। इसमें आप देखिए टू कट जो है वो इन्फिनिटिव है, द रेपो रेट जो है वो कट का ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका नाउन है, बाई प्रपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, फिर बेसिस पॉइंट्स ऑब्जेक्ट है, टू प्रपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। इट कम्स ऑन द बैक ऑफ, कम्स ऑन द बैक ऑफ, ऑन द बैक ऑफ का मतलब होता है के आधार पर। वैसे यहां पे इसका मतलब समझिए एज अ रिजल्ट ऑफ, इसका मतलब है एज ए रिजल्ट ऑफ, या इसके परिणाम स्वरूप, या इसको कहिए बिकॉज ऑफ, इसके कारण, ठीक है। वैसे इसका मतलब होता है इस आधार पर। तो इट कम्स, इट यहां पे सब्जेक्ट हो गया, कम्स यहां पे आपकी हो गई वर्ब। तो ये आता है ऑन द बैक ऑफ टू कट्स। तो ये किस कारण से ऐसा हुआ, तो ये इस कारण से ऐसा हुआ कि पिछले दो कटौतियां रही है, फिर 25 बेसिस पॉइंट्स ईच, और प्रत्येक कटौती 25 बेसिस पॉइंट्स की रही है, मतलब 2.25 की मान लीजिए। इन फरवरी एंड अप्रैल, कब की बात है, फरवरी और अप्रैल की बात है, ठीक है। तो मंथ का नाम जब दे रखा हो पर्टिकुलर, या ईयर का नाम दे रखा हो, तो हम इन का प्रयोग करते हैं। तो इन फरवरी एंड इन अप्रैल, बात समझ में आई। इट कम्स ऑन द बैक ऑफ टू कट्स, यह
इसलिए हुआ क्योंकि पिछले बार दो कटौतियां हुई है 25-25 बेसिस पॉइंट्स की, और ये 25 बेसिस पॉइंट की फरवरी में और 25 की अप्रैल में। फरवरी और अप्रैल नाउन हो गए, इन प्रेपोजिशन है, एंड कंजंक्शन है। बाकी आपको कुछ समझना है तो ईच यहाँ पे प्रोनाउन है। ईच दो तरह के फंक्शन करता है, एक तो डिटर्मिनर और एक प्रोनाउन। जब इसके आगे नाउन होता है तो इसको आप डिटर्मिनर कहते हैं, और नाउन नहीं होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। तो ये आपका पहले स्लाइड में सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। आगे बढ़े। जैसा मैं लिख रहा हूं ना, उसकी सारी पीडीएफ जो है आप प्राप्त करेंगे टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। With the latest retail inflation coming in at a 69-month low and generally exhibiting a subdued trend, price stability has now been relegated as a secondary concern. इस चीज के साथ with preposition हो गया। The latest retail inflation coming in at a 69-month low, जो हाल फिलहाल जो सबसे नवीनतम खुदरा महंगाई है वो आ रही है कितने, 69 मंथ के सबसे निम्नतम स्तर पर। ठीक है, तो ये वाला तो एक फ्रेज आपको दे रखा है। इस फ्रेज में क्या है कि जो लेटेस्ट रिटेल इन्फ्लेशन है वो, अब ये विद का असर है कि यहां आईएनजी आ रहा है। ठीक है, तो 69 मंथ के लो पर आ गई है हाल फिलहाल की जो महंगाई दर है, एंड जनरली एग्जिबिटिंग, और अभी विद का ही असर है, आगे एग्जिबिटिंग भी आ रहा है। एंड के पहले जैसे कमिंग है वैसे एग्जिबिटिंग है, और सामान्यतया दिखा रहा है। एग्जिबिट जो है इसका मतलब होता है शो करना, या इसे कहते हैं रिवील करना, या इसे कहते हैं डिस्क्लोज करना। ठीक है, या एक्सपोज करना, ये दिखाने को बोलते हैं। और सामान्यतया दिखा रहा है अ सबड्यूड ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब रुझान, और सबड्यूड का मतलब ऐसा समझ लो म्यूटेड, मतलब बहुत ही म्यूटेड ट्रेंड, ऐसा रुझान जो बहुत ही धीमा रुझान है, ऐसा समझ लो। म्यूटेड कह सकते हो, क्वाइट कह सकते हो, है ना। ट्रेंड है वो नाउन है, सबड्यूड है वो एडजेक्टिव है। ये नाउन है और ये आपका एडजेक्टिव है। तो देखिए, दो चीजें यहां तक खत्म हो रहा है ये पूरी फ्रेज। एक तो क्या है, 69 मंथ के लो स्तर पर आ गई है महंगाई की दर, खुदरा महंगाई की दर, और सामान्यतया ये एग्जिबिट कर रहा है, दिखा रहा है एकदम धीमा रुझान। तो इन सब के साथ प्राइस स्टेबिलिटी जो है, कीमतों में स्थिरता जो है, ये सब्जेक्ट है आपका, कीमतों में स्थिरता। इसकी वर्ब है वो हैज नाउ बीन रेलीगेटेड, ये पैसिव बना दिया इसने प्रेजेंट परफेक्ट का, ये वर्ब है। अब इसको रेलीगेट कर दिया गया है एज ए सेकेंडरी कंसर्न, मतलब द्वितीयक चिंता के रूप में। ठीक है, इसको गौण मान लिया गया है, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। रेलीगेटेड, रेलीगेट के बाद में एज लगा है, एज यहां पे के रूप में ऐसा बता रहा है, प्रेपोजिशन मान लीजिए, और इसका ऑब्जेक्ट दे रखा है प्रेपोजिशन का अ सेकेंडरी कंसर्न। ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, प्राइस स्टेबिलिटी मतलब इन सब के साथ जो कीमतों में स्थिरता है, अब इसको रेलीगेट कर दिया गया है। रेलीगेट जो होता है ना, वो एक प्रकार से डिग्रेड होता है, मतलब स्तर कम कर देना, डाउनग्रेड करना होता है। जब आप किसी चीज के स्तर को नीचा कर देते हो, लोअर कर देते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेलीगेट करना बोलते हैं, है ना। तो अब ये इसको लोअर कर दिया गया है। प्राइस स्टेबिलिटी वाले जो सिस्टम है उसको सेकेंडरी कंसर्न मानने लग गए हैं। भी आप इन दो चीजों को देखिए, 69 मंथ का लोवेस्ट स्तर यहां पे आ गया है रिटेल इन्फ्लेशन का, और साथ में जो ट्रेंड है वो बहुत धीमा पड़ा हुआ है। इनको देखते हुए इनके साथ प्राइस स्टेबिलिटी को अब द्वितीयक स्तर की चिंता माना गया है। ये ट्रांसलेशन है। दीज रेट कट्स विल, अब ये दीज रेट कट्स है वो सब्जेक्ट है। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है विल, और यहां इसकी वर्ब या मैन वर्ब ये है, ये मैन वर्ब है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो दीज रेट कट्स में दीज जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करेगा। किसका काम करेगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का। तो ये जो रेट कटौतियां हैं, वंस द बैंक्स ट्रांसमिट देम टू बोरोवर्स, जब एक बार, बीच में ये फ्रेज दे रखी है, एक बार जब ये रेट कटौतियां जो हैं वो ट्रांसमिट करे। ट्रांसमिट का मतलब क्या है, ये अब आगे से आगे कन्वे करे। ट्रांसमिट का मतलब क्या है, आगे ये ट्रांसफर करे, पास ऑन करे। तो ट्रांसमिट का ट्रांसफर या पास ऑन, ये मतलब है। ठीक है भाई। तो क्या कह रहा है कि ये जो रेट कटौतियां हैं, विल वंस द बैंक्स ट्रांसमिट देम टू बोरोवर्स, देम आ रहा है रेट कटौती के लिए, बोरोवर्स हो गया जो पैसा उधार लेते हैं बैंक से। ठीक है, जब इन रेट कटौतियों को बैंक जो है वो बोरोवर्स तक पहुंचाएगा, जब ये रेट कटौतियां जो हैं वो कहां पहुंचेंगी, आप तक, मतलब जो लोन ले रहा है, जो हम लोग कर्ज लेते हैं, हम तक पहुंचेगी, तो ये रेट कटौतियां विल मेक इट चीपर, तो ये सस्ता बना देगी। ठीक है, किसको, फॉर कंपनीज, के लिए, एंड कंज्यूमर्स, उपभोक्ताओं के लिए, टू बोरो, कि वो उधार ले पाएंगे, टू
इन्वेस्ट एंड परचेज, किसके लिए? निवेश करने के लिए भी और खरीदारी करने के लिए भी। बात समझ में आ रही है मेरी बात? क्या कहना चाह रहा है कि ये जो रेट कटौतियां हैं, अगर ये अब जब एक बार बैंक जो है इनको ट्रांसफर कर देगा, रेट कटौतियां हम तक पहुंचेंगी, जब रेट कटौती का हम लाभ उठाएंगे तो हमारे लिए बड़ा सस्ता हो जाएगा, कंज्यूमर्स के लिए सस्ता होगा, कंपनीज के लिए सस्ता होगा कि बैंक से वो पैसा उधार ले सकेंगे और कम कीमत पर, मतलब कम ब्याज उनको चुकाना पड़ेगा, तो सस्ता लोन मिल जाएगा कंपनीज को भी और कंज्यूमर्स को भी। किसके लिए? तो पर्पस ये है टू इन्वेस्ट एंड परचेज। तो ये पर्पस है, पर्पस बताने के लिए, उद्देश्य बताने के लिए आपके पास एक हथियार होता है और वो हथियार का नाम है टू प्लस बेस फॉर्म, जिसको हम नाम देते हैं इन्फिनिटिव। बात समझ में आ गई? इन्फिनिटिव का यूज करते हैं, टू प्लस बेस फॉर्म का प्रयोग करते हैं जब आप पर्पस बताना होता है। द सेकंड मेजर डिसीजन, दूसरा जो मुख्य निर्णय है, ऑफ स्लैशिंग द कैश रिजर्व रेशियो बाय 100 बेसिस पॉइंट्स। दूसरा निर्णय क्या है? द सेकंड मेजर डिसीजन, देखिए यहां सेकंड जो है ऑर्डिनल नंबर, जैसे फर्स्ट था वैसे सेकंड है, फर्स्ट में भी द लगाया था, सेकंड में भी द है, मेजर एडजेक्टिव है, ये नाउन है, तो सेकंड मेजर डिसीजन। अब डिसीजन के बारे में बता दिया बीच में ही, स्लैश करने का, स्लैश का मतलब है भाई रिड्यूस करना या कट करना या लेसन करना, मतलब कटौती करना या कम करना। तो डिसीजन क्या है? स्लैश करने का, कट करने का। किसको? कैश रिजर्व रेशियो को, इसको सीआरआर बोलते हैं शॉर्ट में, सीआरआर को, ठीक है। और कितना कटौती करना? 100 बेसिस पॉइंट्स की कटौती करने का, ये निर्णय है। अब वापस आ जाओ डिसीजन पर, ये डिसीजन की वर्ब है विल हेल्प, ठीक है, ये डिसीजन की वर्ब है। तो ये जो डिसीजन है वो हेल्प करेगा विद द ट्रांसमिशन ऑफ द रेट कट्स, विल हेल्प विद द ट्रांसमिशन ऑफ द रेट कट्स। और हेल्प करेगा कैसे? रेट कटौती के ट्रांसमिशन के साथ हेल्प करेगा कि रेट कटौती जो ट्रांसमिट होगी, ट्रांसफर होगी, पास ऑन होगी, कन्वे होगी, आगे पहुंचेगी, ऐसे हेल्प करेगा। तो दूसरा जो मुख्य निर्णय है, निर्णय ये है कि सीआरआर में कटौती की गई है कितनी? 100 बेसिस पॉइंट्स तक की। बाई जो है वो बता रहा लिमिट आपको, वो हेल्प करेगा। किससे करेगा? रेट कट्स के ट्रांसमिशन के साथ ये हेल्प करेगा, ठीक है। आगे देखिए, द लेस दैट बैंक्स हैव टू कीप विद देमसेल्व्स। तो ये बैंक्स जो है सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है हैव, ठीक है। जितना कम, लेस है वो डिग्री कंपैरेटिव है किसकी? लिटिल की। लिटिल होती है पॉजिटिव, लेस होती है कंपैरेटिव, लीस्ट होती है सुपरलेटिव। वैसे हमने ये पढ़ा हुआ है ग्रामर में कि डिग्री सुपरलेटिव अगर हो तो दे लगाओ, लेकिन डिग्री कंपैरेटिव में भी हम दे लगाते हैं जब आपको कंपैरिजन करना हो। जैसे यहाँ दोनों साइड्स में कंपैरिजन है कि जितना कम बैंक्स को रखना होता है अपने पास, उतना ही ज्यादा वो लोन दे सकता है, उतना ही ज्यादा डिसबर्समेंट के लिए पैसा उसके पास होता है। तो जितना उतना इस सेंस में, कंपैरिजन के अर्थ में, whenever we have to use two degree comparatives, तो दोनों से पहले हम दे लगाते हैं और दोनों में डिग्री कंपैरेटिव आते हैं, दोनों क्लॉजेज में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिग्री कंपैरेटिव दो बार है, एक द लेस यहाँ है, एक द मोर यहाँ है। ये मोर डिग्री कंपैरेटिव किसकी होती है? ये होती है मच और मैनी की। मैं यहाँ लिख देता हूं इसको, मोर जो है वो मच और मैनी की कंपैरेटिव होती है। मच और मैनी पॉजिटिव है, इसकी फिर कंपैरेटिव करते हैं तो मोर बनती है, और इसकी जब सुपरलेटिव करते हैं तो मोस्ट बनती है। ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो क्या कह रहा है? द लेस दैट बैंक्स हैव टू कीप विद देमसेल्व्स। देमसेल्व्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जब आप सेल्फ और सेल्स देखते हैं किसी शब्द में तो वो रिफ्लेक्सिव होता है या एम्फेटिक होता है? एम्फेटिक बेटा तब होता है जब नाउन, जब सब्जेक्ट के ठीक बाद में होता है। एम्फेटिक कब होता है? जब सब्जेक्ट के बाद होता है, मतलब जो भी नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट बन रहा है उसके ठीक बाद वो जोर देने के लिए काम करता है, इसीलिए उसको एम्फेटिक बोलते हैं। अगर ये वर्ब के बाद में होता है तो उसको आप एम्फेटिक नाम न देकर उसको आप रिफ्लेक्सिव नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? रिफ्लेक्सिव। वर्ब के बाद हो तो ये वर्ब के बाद में है, हैव के बाद में है, ठीक है। तो जितना कम बैंक्स को रखना पड़ता है अपने पास। अब ये बीच में इसने एक और फ्रेज डाल दी। अगर ये बीच में फ्रेजेस नहीं डाले तो इतना आसान हो जाए ना अखबार पढ़ना भी, कि आपको लगे कि चलो किताब पढ़ते हैं, वैसे अखबार भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये बीच में फ्रेजेस डालने से सेंटेंसेस आपको कॉम्प्लेक्स नजर आते हैं, ठीक है। तो जितना कम बैंक्स को रखना पड़ता है अपने पास, एज स्टिपुलेटेड। स्टिपुलेटेड का मतलब है जितना प्रेस्क्राइब्ड है, जितना निर्धारित है। स्टिपुलेट क्या होता है? निर्धारित होना। तो प्रेस्क्राइब्ड इसको कह सकते हो, या इसको आप स्लेटेड कह सकते हो, या इसको आप स्पेसिफाइड कह सकते हो, ठीक है, या इसको आप लेट डाउन कह सकते हो। लेट डाउन का भी निर्धारित करना होता है। तो जितना कम बैंक्स को रखना होता है अपने पास, जैसा कि निर्धारित होता है बाय द कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर के द्वारा। सीआरआर से ही पता लगता है कि ये कैश आपके पास होना चाहिए। तो जितना कम रखना पड़ता है उतना ही ज्यादा दे कैन लैंड आउट। दे यहाँ पे सब्जेक्ट है, कैन यहाँ पे वर्ब है,
और मतलब हेल्पिंग वर्ब है, लैंड यहाँ पे मैन वर्ब है, लैंड की सेकंड फॉर्म लेंट होती है LENT, और थर्ड फॉर्म भी लेंट होती है, ये उधार देना होता है, ठीक है। और जो बोरो है वो उधार लेना है और ये उधार देना है, ठीक है। लैंड की सेकंड फॉर्म क्या, LENT, और थर्ड फॉर्म भी LENT, उधार देना। तो उतना ही वो उधार दे सकते हैं, एंड नाउ एट लोअर रेट्स, और अब वो कितने कैसा दे सकते हैं, लोअर रेट्स पर, और दे सकते हैं कम दर पर, मतलब कम ब्याज दर पर उधार बांट सकते हैं। बात समझ में आ गई। नाउ जो है वो एडवर्ब है, टाइम बता रहा है। आगे कह रहा है कि इट इज वर्थ नोटिंग, ये नोट करने योग्य है। याद रखिएगा कि वर्थ के बाद में जब भी कोई क्रिया आप लगाते हैं तो उसके बाद में जेरेंड लगता है। वर्थ के बाद में जब भी आप कोई वर्ब लगाते हैं तो वो जेरेंड लगता है, मतलब बेस फॉर्म के साथ ING लगेगा ही लगेगा, पक्का लगेगा। तो इट इज वर्थ नोटिंग, ये नोट करने योग्य है। हाउ एवर जो होता है वो कंजंक्टिव एडवर्ब होता है, मतलब एक ऐसा एडवर्ब जो जोड़ने का काम करता है, ठीक है। हाउएवर जो है वो एक कंजंक्टिव एडवर्ब है, मतलब ऐसा एडवर्ब है जो जोड़ने का काम करता है। तो इट इज वर्थ नोटिंग, ये नोट करने योग्य है। हालांकि दैट द सेंट्रल बैंक हैज अगेन चेंज इट्स स्टैंस, कि सेंट्रल बैंक ने, केंद्रीय बैंक ने, केंद्रीय बैंक किसको बोलते हैं, RBI को, ठीक है। और इसने क्या कर दिया है, एक बार फिर से, ये हेल्पिंग वर्ब है, अगेन होता है वो बेटा एडवर्ब होता है, और चेंज्ड ये मैन वर्ब है, इट्स यहां पजेसिव एडजेक्टिव है RBI के लिए, और स्टेंस है वो नाउन है। तो ये नोट करने योग्य है कि केंद्रीय बैंक जो है उसने एक बार फिर से अपने स्टैंस को चेंज किया है। स्टैंस क्या होता है, ये होता है व्यू पॉइंट। क्या होता है, व्यू पॉइंट इसको कह सकते हो, या इसको आप क्या कह सकते हो, स्टैंड पॉइंट कह सकते हो, ठीक है। या फिर आप इसको आउटलुक कह सकते हो, मतलब नजरिया, अपना जो दृष्टिकोण है उसको बोलते हैं स्टैंस। तो ये नोट करने योग्य है, हालांकि, है ना, कि केंद्रीय बैंक ने एक बार फिर से अपना स्टैंस चेंज किया है। इन अप्रैल, फिर बता रहा हूं कि मंथ या ईयर के नेम से पहले, जब पर्टिकुलरली आप किसी मंथ या ईयर की बात करते हैं तो उसमें हम क्या लगाते हैं, इन। तो इन अप्रैल, अप्रैल में इट हैड मूव्ड, इट यहां पे RBI के लिए प्रोनाउन है, हैड मूव्ड पास्ट परफेक्ट टेंस है जिसमें ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, ये मूव कर गया था फ्रॉम बीइंग न्यूट्रल, मतलब अप्रैल में इसने चेंज किया था स्टांस RBI ने। पहले क्या था, न्यूट्रल स्टांस था, बीइंग न्यूट्रल मतलब ऐसा होने से, चूंकि फ्रॉम प्रपोजिशन लग गया तो करें भी क्या, आपको ING तो लगाना पड़ेगा। टू बीइंग अकोमोडेटिव, अब क्या बन गया, अकोमोडेटिव बन गया, यहां से यहां पहुंच गया, पहले न्यूट्रल था फिर ये अकोमोडेटिव बन गया। न्यूट्रल स्टांस का मतलब ये है कि RBI ये कहता है कि भाई ना तो हम अब कैश आपको, मतलब लिक्विडिटी जो है, ना तो हम मार्केट में ज्यादा करेंगे ना कम करेंगे, जैसा है वैसा है, हम न्यूट्रल हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता है। जबकि अकोमोडेटिव का मतलब है कि RBI ये बोलता है कि अब हम लोग जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके लिए काम करेंगे। अब उसके लिए हो क्या सकता है कि हम ज्यादा लिक्विडिटी जो है वो इन्फ्यूज करेंगे मार्केट में, ठीक है, लिक्विडिटी ज्यादा रखेंगे, इससे इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज हैं वो ज्यादा चलेंगी। तो ये कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक असिस्ट करने वाला एक स्टैंस है अकोमोडेटिव। और न्यूट्रल का मतलब तो पता ही है आपको, उदासीन है, इंडिफरेंट है, अलूफ है, अनकंसर्न्ड है, अनइंटरेस्टेड है, इंटरेस्टेड है, फर्क नहीं पड़ता है हमें, ये न्यूट्रल है, ठीक है। तो ये क्या कहना चाह रहा है, अप्रैल में ये पहले न्यूट्रल इसका स्टांस था, फिर इसने अकोमोडेटिव अपनाया, इंडिकेटिंग दैट, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल मैं इसको बोलूंगा, क्योंकि दो काम जब साथ में होते हैं उसमें से एक काम अगर कंटिन्यूअस एक्शन में जाता है तो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। ये संकेत देते हुए, दैट की ये कंजंक्शन है, क्या संकेत देते हुए, संकेत देते हुए कि इट वॉज इंक्लाइंड, इट फिर से RBI के लिए प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, वॉज यहां पे वर्ब है, इंक्लाइंड यहां पे एडजेक्टिव है। और इंक्लाइंड जो शब्द है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बेटा प्री डिस्पोज्ड, मतलब ये है प्रवर्त, मतलब आप कोई चीज करने के लिए रेडी हैं, आप कोई चीज करने के लिए टेंडिंग हैं, आप किसी चीज के लिए इंक्लाइंड हैं, मतलब आप झुकाव रखते हैं, ऐसा ऐसी प्रवृत्ति आपकी फिलहाल है, उसको बोलते हैं इंक्लाइंड। तो आप इसको विलिंग भी कह सकते हो, ठीक है। तो इसने ये संकेत दिया था कि ये इच्छुक था टू कट रेट्स फर्दर, कि आगे रेट में कटौती की जाए, है ना, ये इसका था। अकोमोडेटिव स्टांस का मतलब ही क्या है कि हम ज्यादा पैसा इन्फ्लूज करेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, रेट्स जो है वो कट करेंगे, ये सब इसके हथियार अकोमोडेटिव स्टांस के। तो यहाँ पे रेट कट्स करेंगे, फर्दर, फर्दर मतलब आगे, ये फार की डिग्री कंपैरेटिव है, इसका मतलब होता है आगे। इट हैज नाउ मूव्ड बैक टू न्यूट्रल, अब फिर से देखिए इट सब्जेक्ट आ गया, हैज मूव्ड जो है ये हेल्पिंग वर्ब है आपकी, और ये मूव्ड मैन वर्ब है, और ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, नाउ है वो टाइम आपका बता रहा है, तो एडवर्ब हो गया। अब एक बार फिर से ये न्यूट्रल पे आ गया है ना, मूव बैक कर दिया है इसने।
मीनिंग मोर रेट कट्स इन द शॉर्ट टर्म, इसका मतलब ये है कि ज्यादा रेट कट्स जो हैं शॉर्ट टर्म में, मतलब थोड़े आने वाले समय में, कुछ ही समय में, आर अनलाइकली। मैंने कहा कि जब न्यूट्रल स्टांस है तो ना तो रेट कट की सोचता है, रेट कट कब सोचेगा, जब अकोमोडेटिव स्टांस होगा। तो इसका अर्थ ये निकला कि ज्यादा रेट कट्स, अब ये रेट कट्स जो हैं ये सब्जेक्ट हो गया, शॉर्ट टर्म में ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, एडवर्ब है। आर अनलाइकली, अनलाइकली है वो एडजेक्टिव है, ठीक है, वो असंभव है। आर है वो वर्ब है, और कैसी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। अनलाइकली का मतलब क्या होता है, इम्पॉसिबल, कहीं लाइक से इसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है। अनलेस ग्रोथ फॉल्स वेल शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन, और ये कब नहीं करेगा, यदि नहीं। अनलेस का मतलब होता है बेटा इफ नॉट, और अनलेस एक नेगेटिव वर्ड होता है। ग्रोथ जो है वो बन गया सब्जेक्ट, फॉल्स है वो इसकी बन गई वर्ब। फॉल शॉर्ट ऑफ, इसका मतलब होता है बी एन एडिक्वेट, मैं पूरे का लिख रहा हूं इसका। फॉल शॉर्ट ऑफ का मतलब क्या होता है, बी इन एडिक्वेट, मतलब है कम रह जाना, कमी पड़ जाना। फेल टू मीट कह सकते हो, जो चीज चाहिए वो पूरी ना कर पाना, थोड़ा कमी रह जाना, पीछे रह जाना। तो यदि जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो आप एक्सपेक्टेशंस नाउन है यहाँ पे, ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो ये जो एक्सपेक्टेशंस आपने रखी है, जो आपने सोच के रखा है, अगर वो पूरी नहीं हो पाई तब भले ही हो सकता है रेट कट मिले, अदरवाइज ये असंभव सा लगता है। दिस इज अ सेंसिबल स्टेंस। अब लेखक कह रहा है कि भाई ये जो बात है, ये सब्जेक्ट है, इज आपकी लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। यह एक समझदारीपूर्ण एक व्यू पॉइंट है आपका, सेंसिबल एडजेक्टिव है, स्टेंस है वो नाउन है, ए है वो डिटर्मिनर है। तो ये एक समझदारी भरा स्टेंस है, समझदारी भरा व्यू पॉइंट है, स्टैंड पॉइंट है, आपका आउटलुक है। टू टेक, क्या लेना, गिवन द वास्ट अनसर्टेनिटीज दैट द इंडियन एंड ग्लोबल इकोनॉमीज आर फेसिंग। तो ये स्टांस आपने लिया, ये समझदारीपूर्ण बात है। गिवन बीच में लगाया तो गिवन बेटा होता है कंसीडरिंग, ये प्रपोजिशन है यहां पे। गिवन का मतलब है कंसीडरिंग। इसको आप और तरीके से क्या समझा सकते हो, टेक इनटू अकाउंट। क्या कह सकते हो, टेक इनटू अकाउंट, मतलब इस बात का ध्यान रखते हुए। तो ये समझदारी भरा स्टांस आपने लिया है, किसको देखते हुए, ये देखते हुए कि वास्ट अनसर्टेनिटीज, की बहुत ज्यादा अनिश्चितताएं हैं। अनसर्टेनिटीज जो है वो आपका नाउन है, और वास्ट है वो आपका एडजेक्टिव है। तो बहुत ज्यादा अनिश्चितताओं को देखते हुए, और कौन सी अनिश्चितताएं, दैट, दैट यहां रिलेटिव प्रोनाउन होगा, संबंध बताएगा इससे। वो अनसर्टेनिटीज जो इंडियन और ग्लोबल इकोनॉमीज, अब ये आपका हो गया सब्जेक्ट, जो भारत और विश्व की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो फेस कर रही हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। इस आर फेसिंग का ऑब्जेक्ट ये वाला है, वास्ट अनसर्टेनिटीज। तो वो बहुत भारी भरकम अनिश्चितताएं जो भारत और ग्लोबल इकोनॉमी जो हैं वो फेस कर रही हैं, ठीक है। वास्ट का मतलब बेटा होता है ह्यूज, ह्यूज कह दो, इनॉर्मस कह सकते हो, या इसको कोलोसल कह सकते हो, विशाल, बहुत ज्यादा, ठीक है। आगे देखिए, द न्यूट्रल स्टांस ऑल्सो मीन्स, जो न्यूट्रल स्टांस है उसका ये भी मतलब है, न्यूट्रल स्टांस सब्जेक्ट है, ऑल्सो है वो एडवर्ब है। और याद रखिए कि ऑल्सो मैन वर्ब से पहले आता है। एक कम से कम, वैसे 3-4 होते हैं इसके पोजीशंस किसी सेंटेंस में, लेकिन एक पोजीशन तो अच्छे से याद रख लीजिए कि न्यूट्रल ये जो दे रखा है ऑल्सो, ये मैन वर्ब के पहले आता है। तो द न्यूट्रल स्टांस ऑल्सो मीन्स दैट, इसका मतलब ये भी है, दैट यहां पे हो गया कंजंक्शन। तो न्यूट्रल स्टांस का मतलब ये भी है कि आरबीआई जो है ये सब्जेक्ट हो गया, इज प्रीडिस्पोज्ड ये आपकी लिंकिंग वर्ब हो गई, इक्वली जो है वो आपका एडवर्ब हो गया, प्रीडिस्पोज्ड है वो आपकी एडजेक्टिव हो गया, कॉम्प्लीमेंट है। कि जो न्यूट्रल स्टांस है उसका मतलब ये भी है कि आरबीआई जो है पूरी तरीके से तैयार है। प्रीडिस्पोज्ड हम देख के आ चुके, इंक्लाइंड था, विलिंग था। टू रेज रेट्स, रेज यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है, रेज का मतलब बढ़ाना होता है, याद रखिएगा। राइज जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं लगता, जबकि रेज है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट लगता है। राइज की सेकंड फॉर्म रोज होती है, थर्ड फॉर्म रीजन होती है। वेयरएज रेज जो है इसकी सेकंड फॉर्म रेज्ड और थर्ड फॉर्म भी रेज्ड होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो न्यूट्रल स्टांस का मतलब यह भी है कि आरबीआई पूरी तरीके से बराबर रूप से तैयार है, किस लिए, रेट बढ़ाने में। फिर से इन द इवेंट ऑफ, इन द इवेंट ऑफ का मतलब यदि ऐसा होता है, लिख लीजिएगा इफ हैपन्स। इस इन द इवेंट ऑफ का मतलब है यदि ऐसा होता है तो क्या हो जाए, अनफोर्सीन। अनफोर्सीन का मतलब होता है अनप्रेसिडेंटेड। ध्यान से देखना, मैं समझाता हूं इसको कैसे बनाइए।
फोर का मतलब होता है बिफोर, FORE। सीन मतलब देखा गया हो, अन मतलब नहीं देखा गया हो, नेगेटिव हो गया। तो जो पहले कभी नहीं देखा गया, पहले कभी नहीं देखा गया को हिंदी में आप क्या कह सकते हैं, अभूतपूर्व। और अभूतपूर्व के लिए एक वर्ड बनता है क्या, अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि न्यूट्रल स्टांस का मतलब यह भी है कि आरबीआई बराबर रूप से प्रवृत्त है, तैयार है, विलिंग है, किस लिए, रेट को बढ़ाने के लिए। फिर से अगेन एडवर्ब है, किसमें, इन द इवेंट ऑफ, ऐसा अगर हो जाए कि एन अनफॉर्चून एंड सस्टेन्ड स्पाइक्स इन प्राइसेस। सस्टेन्ड का मतलब होता है बेटा कंटिन्यूअस, जो लगातार हो, जो बिना रुके हो, अनइंटरप्टेड हो। ठीक है, तो अगर लगातार और बगैर रुके स्पाइक देखने को मिले, स्पाइक का मतलब है इंक्रीज, है ना, जंप मान लो। ग्रोथ मतलब अचानक से उछाल देखने को मिले कीमतों में, जो पहले कभी नहीं देखा गया हो, ऐसा हो जाए, लगातार स्पाइक्स देखने को मिल जाए, तब बढ़ाएगी। द मॉनसून इज यट टू जहां भी लगाते हैं इसका मतलब है ऐसा होना बाकी है। इट हैज नॉट बीन डन यट, ये होता है यट टू, अभी होना बाकी है। तो द मॉनसून इज यट टू फुल्ली प्ले आउट। प्ले आउट का मतलब होता है हैपन, प्ले आउट का मतलब होता है अकर, कि ऐसा होना शेष है, ऐसा घटित होना बाकी है। तो मॉनसून अभी आना बाकी है पूरी तरह से। आफ्टर ऑल जो है एक फ्रेज होती है। आफ्टर ऑल का मतलब क्या है, आफ्टर ऑल का मतलब है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, आखिरकार भी बोलते हैं इसको। और इसका मतलब ये भी होता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली, सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे ये भी रह जाती है कि मॉनसून का आना अभी बाकी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये। आफ्टर ऑल का मतलब क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अबव ऑल भी कह सकते हो इसको। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये भी तो है कि मॉनसून का अभी आना बाकी है। क्लियर है? ये था अपना आज का एडिटोरियल सेशन, जो कि शाम को 5 बजे आप देख रहे हैं। और जल्द ही हम एक वोकैब की सीरीज भी शुरू करेंगे, जो आप सुबह आप देख पाएंगे। सुबह 5 बजे मैं एक वोकैब की सीरीज शुरू करूंगा, जल्द ही मिलने वाली है वो सीरीज। और वो भी आपकी कंटिन्यू रहेगी, चाहे संडे होगा या मंडे होगा, पर डे आपको वीडियोस मिलेंगे। क्योंकि अब मेरा उद्देश्य केवल इतना ही है कि आप इन सेशंस के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से ही बहुत कुछ सीख जाएं, ताकि आपको व्यर्थ के पेड कोर्सेज एक्सेस ना करने पड़े। ओके, थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टुमारो एट 5। टिल देन, नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।